हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस स्टोरी को अपना प्यार देने के लिए थैंक यू। आज के चैप्टर्स को रिव्यू जरूर दीजिएगा गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 17 क्राइम टॉर्चर। अब आगे। अनन्या ने जैसे ही वो आवाज सुनी उसने तुरंत रियांश को खुद से दूर धक्का दिया और उस केबिन में रखे सोफे को देखने लगी जिस पर एक क्यूटा खरगोश बैठा छोटे से बॉल से खेल रहा था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत था। उसे देखते अनन्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो तुरंत दौड़कर उस खरगोश के पास गई और उसे गोद में रखकर उसे प्यार करने लगी जिसे देखकर रियांश ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये लड़की उसके सामने किसी और को किस कर रही थी। इस वक्त उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये खरगोश वही लेकर आया था। खैर वो तुरंत आगे बढ़ा और अनन्या के हाथ से उस खरगोश को लेकर दूर फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही अनन्या उसे घूर कर देखने लगी। तुम्हारी तो हिम्मत कैसे हुई, उसे ऐसे फेंकने की, आराम से रख भी तो सकते थे, फेंकना जरूरी था। अनन्या रियांश के ऊपर चिल्लाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर रियांश स्मर्क करते हुए उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, बेबी मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, शुक्र मनाओ कि अभी कुछ किया नहीं। और रही बात उस जानवर की, तो वो मेरे ऑफिस में था, मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। और अभी तुम भी मेरे ऑफिस में हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ भी। अब आगे तुम खुद ही समझ जाओ। रियांश एटीट्यूड से अपने चेयर पर बैठते हुए बॉसी अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर अनन्या घबरा गई लेकिन उसने अपनी घबराहट अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तभी रियांश में अपना चेहरा इमोशनलेस और कठोर कर सीधे शब्दों में बोला, मिस रायचंद अब आपको अपना काम शुरू कर देना चाहिए। रियांश की बात सुनकर अनन्या ने उसे घूरकर देखा। आखिर ये आदमी खुद को समझता क्या है। वो अनन्या बड़बड़ाते हुए डेस्क पर रखे फाइल्स को लेकर अपने चेयर पर बैठ गई जो कि रियांश के ही केबिन में रखा हुआ था। दूसरी तरफ मुंबई का फेमस कॉलेज J&R यूनिवर्सिटी काल्पनिक नाम के अंदर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि आज ही इस यूनिवर्सिटी को एशिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी अनाउंस किया गया था। कहते हैं ना, जो चीज बाहर से देखने में जितनी अच्छी लगती है अंदर से उतनी ही काली और रहस्यों से भरी हुई होती है। ठीक वैसा ही था ये यूनिवर्सिटी जहां अमीर बाप के बिगड़ी हुई औलाद पढ़ा करते थे। यहाँ सबसे ज्यादा फेमस था आदव कपूर जो लड़कियों के साथ साथ पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। इस बात में कोई शक नहीं था कि आदव दिखने में बिल्कुल हीरो की तरह था या फिर उससे भी ज्यादा हैंडसम। लेकिन ये हैंडसम बंदा इस यूनिवर्सिटी में आए उन बच्चों का जीना हराम करके रखता था जो यहाँ अपने दम पर स्कॉलरशिप के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में आए थे। खैर दूसरी तरफ अनन्या ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वहां उसका सिलेक्शन भी हो गया था और हैरानी की बात यह थी कि वो कॉलेज J&R यूनिवर्सिटी था। शाम के वक्त अनन्या को अपना काम खत्म करते करते शाम के 7 बज गए थे जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। उसने वक्त देखा तो हैरान हो गई। वो घर पर 5 बजे का बोल कर आई थी और अभी वक्त 7 बज रहा था। ओह शिट, तेरा ध्यान किधर रहता है अनन्या, आज तो पक्का मरने वाली हूँ मैं। उफ, मैं नन्ही सी जान क्या क्या हैंडल करूँ। खुद में बड़बड़ाते हुए अनन्या जल्दी जल्दी अपना सामान अपने बैग में रख कंपनी से बाहर निकल गई। हमेशा की तरह उसने पीठू बैग लिया हुआ था। पार्किंग एरिया से अपनी बाइक निकाल वो पूरे फुल स्पीड में घर के लिए निकल गई। ऊपर अपने केबिन में मौजूद रियांश अपने ऑफिस में लगे ग्लास वाल से अनन्या की हर हरकत को ऑब्जर्व कर रहा था। एक सुनसान सड़क पर कुछ लड़के जो दिखने में अच्छे खासे घर से लग रहे थे वो किसी को बहुत बुरी तरह मारे जा रहे थे। वहीं ये सब सिगरेट पीते हुए एक लड़का जो कार की बोनट पर बैठा हुआ था वो अपने होठों पर टेढ़ी मुस्कान लिए मजे से देख रहा था, जैसे उसे बहुत सुकून मिल रहा हो ये सब देखकर। कुछ देर बाद वो लड़का उठा और बोनट से नीचे उतर उन लड़कों के पास चला गया। स्टॉप, उसके इतना बोलते ही सभी एकदम से रुक गए। सिर्फ अधमरा करने को बोला था, तुम लोग तो इसे जान से ही मार डालोगे। इतनी आसान मौत नहीं देना है ना इसे, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अब आज के कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाने से भी कांपेगा। नीचे अधमरी हालत में पड़े हुए लड़के का जबड़ा पकड़ते हुए उस लड़के ने अपनी आधी पी हुई सिगरेट उसके घाव पर दबा दी और किसी साइको की तरह हंसते हुए बोला। वही सिगरेट दबाते ही वो लड़का दर्द से चीख पड़ा और बेहोश हो गया। अब उसके अंदर और हिम्मत नहीं बची थी कोई और दर्द सहने की। उसे बेहोश देख वही उसी हालत में छोड़कर वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ तेजी से वहां से निकल गए। कुछ देर बाद अनन्या जो उसी रास्ते से घर जा रही थी उसने कुछ देर पहले ही यहाँ से किसी के चीखने की आवाज सुनी थी जिसे देखने के लिए वो अपनी बाइक रोक यहाँ तक आ पहुंची। लेकिन उसके आने से पहले ही वो गाड़ियां वहां से निकल गई। हालांकि उन्हें जाते हुए अनन्या ने देखा था। वो जैसे ही उस गली में पहुंची उस लड़के की हालत देख उसकी आंखें नम हो गई। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उस लड़के के बहते खून को रोकने के लिए अपना शर्ट उसके घाव पर बांध दिया। 18 अनन्या के कॉलेज का पहला दिन, कॉलेज में स्यापा। अब आगे। उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वो खुद अपने घर के लिए निकल गई।
घर पहुंचते ही अनन्या ने देखा कि घर के हॉल में उसके मम्मा पापा बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखते ही अनन्या ने एक गहरी सांस ली और धीमे कदमों से आगे बढ़ गई। वही जैसे ही उन लोगों की नजरें अनन्या के ऊपर गई तो वो दोनों तुरंत सोफे से उठ खड़े हुए। बेटा, रात के 9 बज गए हैं, आप अब तक कहाँ थी और इतना लेट क्यों हुआ? सब कुछ ठीक है ना? कहीं कुछ हुआ तो नहीं है? कहीं आपने किसी के साथ मारपीट तो नहीं किया? अनन्या के मम्मा पापा एक के बाद एक बिना रुके उसके ऊपर सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे। वही उनकी बातों को सुनकर तो लगभग वो बेहोश ही होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने उन दोनों को पकड़ा और सोफे पर बैठा खुद उनके सामने बैठ गई। माँ पापा, पहले आप लोग सांस ले लीजिए और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है ना, मैंने किसी के साथ मारपीट किया है, वो तो आज काम ज्यादा था बस इसलिए लेट हो गया, अनन्या ने उन्हें समझाते हुए कहा। पर बेटा, आज तो आपका ऑफिस का पहला दिन था और पहले दिन ही इतना काम क्या? आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, अनन्या के पापा गुस्से में बोले। आखिर कोई उनकी बेटी से इतना काम कैसे करवा सकता है? उनकी नन्ही सी जान कितना परेशान हुई होगी। वही अपने पापा का रिएक्शन देख अनन्या ने अपना सर पकड़ लिया। उसने जैसे तैसे कर उन्हें समझाकर उनके कमरे में भेज दिया और खुद अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली गई, जिसे पहले से ही उसकी मां ने उसके लिए तैयार करके रखा था। अगले दिन आज अनन्या पहली बार अपने नए कॉलेज जाने वाली थी। वो जल्दी जल्दी रेडी हुई और अपना बैग उठा अपने मम्मा पापा को बाय बोल घर से बाहर निकल है। उसने रास्ते में से ही निहारिका को पिक किया और दोनों दोस्त साथ में कॉलेज की तरफ निकल गई। हालांकि उन दोनों ने पहले से ही कॉलेज के बारे में बहुत सी अफवाहें सुन रखी थी, वहां के स्टूडेंट्स के बारे में, और सबसे जरूरी वहां के आमिर स्टूडेंट्स जो अपने आगे किसी भी बच्चे का करियर नहीं बनने देते। खैर, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो अपने काम से काम रखने वाली थी, लेकिन तब तक जब तक वो सब उनके रास्ते में ना आए, क्योंकि उसके बाद तो अनन्या अपने आप की भी नहीं सुनती। अनन्या और निहारिका जैसे ही कॉलेज पहुंची उन्होंने देखा कि सभी स्टूडेंट्स कॉलेज कैंपस की तरफ भागते हुए जा रहे हैं, जिसे देख अनन्या ने तो इग्नोर कर दिया, लेकिन निहारिका उसके अंदर तो चूल मच गई थी ये जानने की आखिर सब उधर क्यों जा रहे हैं। और यही जानने के लिए वो अपने साथ साथ अनन्या को भी घसीटते हुए ले गई। बेचारी अनन्या। कैंपस में कुछ लड़के जो कैंपस के बीच खड़े जोर जोर से हंस रहे थे, उनके साथ 2 लड़कियां भी मौजूद थी। नीचे ग्राउंड पर एक लड़का बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था और अभी भी 2-3 लड़के मिलकर उसे मारे जा रहे थे। अब तक तो सारी हिकड़ी निकल गई होगी, मेरी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारेगा साले, तेरी औकात नहीं है मेरे जूते तक पहुंचने की और तू सीधा मेरी गर्लफ्रेंड पर लाइन मार रहा। एक लड़का उस लड़के के बालों को पकड़ते हुए बोला। अरहम चौहान, उम्र 23 साल, दिखने में वहां सबसे खूबसूरत था, अगर उसे कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का कहे तो गलत नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर खूबसूरत दिखने वाली चीजें खतरनाक होती हैं, ठीक ऐसा ही हाल था इस वक्त उस लड़के का। वो दिखने में जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। आमिर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, अरे बिगड़ी हुई औलाद क्या कहें, ये तो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता, ना अपने आगे किसी को कुछ समझता है। खैर, उसकी बात सुनकर नीचे पड़ा लड़का कराहते हुए डरकर बोला, सर आई एम सॉरी, मैं मैम को छेड़ नहीं रहा था, वो मुझे बस मेरे चश्मे चाहिए थे जो उन्होंने ले लिए थे, मेरा और कोई इरादा नहीं था। उस लड़के की बात सुनकर अरहम और आग बबूला हो गया। तू एक चश्मे के लिए अपनी औकात भूल गया, इन्हीं आंखों के लिए तुझे चाहिए थे ना चश्मे, अगर ये आंखें ही ना बचे तो। अरहम एक गंदी हंसी हंसते हुए बोला, जिसे सुनकर वो लड़का उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन वो जितना उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था अरहम को उतना सुकून मिल रहा था। वही उसकी बात सुनकर एक लड़की जो सामने खड़ी तमाशा देख रही थी वो जल्दी से आगे आए। नो अरहम बेबी, ये ज्यादा हो जाएगा, इसे इसकी गलती की सजा मिल चुकी है, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज अब चलो। एमा, तुम दूर रहो, इस मामले से आगे क्या करना है ये मैं देख लूंगा, और एक बार जो मैं बोल देता हूँ वो करके रहता हूँ। अरहम उस लड़की यानी एमा गहलोत से गुस्से गरजते हुए बोला, जिसे देखकर वो भी डर कर पीछे हो गई। वही निहारिका और अनन्या जो कब से ये सब देख रहे थे। अनन्या को तो इसमें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ से जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन निहारिका, जिसे ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो गुस्से में आगे बढ़ी और जाकर अरहम के उस हाथ को पकड़ लिया जिससे वो अभी उस लड़के के आंखों को फोड़ने जा रहा था। उसके हाथों में एक नुकीला पेन था। वही जैसे ही निहारिका ने उसके हाथों को पकड़ा, अरहम की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने बिना देखे उसी पेन को निहारिका के हाथों पर चला दिया, जिससे एक तेज चीख वहां कैंपस में गूंज गई। दूसरी तरफ रियांश ध्रुव के साथ अपनी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए बार में गया हुआ था। असल में वो मीटिंग अटेंड करने नहीं बल्कि किसी की जिंदगी के तार काटने गया हुआ था। वो जैसे ही उस बार में मौजूद अपने वीआईपी सेक्शन वाले एरिया की तरफ गया, उसके अंदर से किसी के चीखने की तेज तेज आवाज आने लगी, जिसे सुनकर रियांश ईविल स्माइल करते हुए सुकून से आंखें बंद कर लिया। वही उसकी इस हरकत से ध्रुव बुरी तरह चिढ़ गया था।
बेचारा इस राक्षस के साथ रहकर खुद को बहुत अनलकी समझता था। ना जाने उसकी सपनों की रानी कब आएगी। च19 कॉलेज में स्यापा। अब आगे विस्मय अधिबोधक चिन्ह। निहारिका चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी, उसके आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वही अरहम उसे अपनी लाल खूनी आंखों से देख रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इस गंदे हाथ से मेरे हाथ को छूने की, अब इससे पहले तेरा ही खेल खत्म करता हूं। अरहम ये बोलते हुए उठा और वो पेन लेकर सीधा निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने पास आता देख निहारिका का दिल डर से कांप उठा था। वो अपने आप को खिसकते हुए पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन एकदम से अरहम ने उसके बालों को पकड़कर ऊपर किया और जैसे ही उसके आंखों में वो पेन चुभाने वाला था, तभी किसी ने पीछे से उसे एक जोरदार मारा, जिस वजह से अरहम मुंह के बल दूसरी तरफ जमीन पर गिर पड़ा। वही पूरा कॉलेज डर से सुन्न खड़ा उस शख्स को देख रहा था जिसने अभी अरहम को लात मारी थी। कितनों का तो डर से हाथ पैर कांपने लगा था। तो वही अरहम को लात मारने के बाद अनन्या आराम से अपना हाथ खड़ी उसे मुंह के बल गिरा हुआ देख रही थी। वही अरहम के चेहरे पर पूरा मिट्टी लग चुका था, जिसे देख वहां खड़े स्टूडेंट्स को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो हंसे तो फंसे और उसके बाद उनका क्या हाल होगा इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वही अरहम की आंखें पहले से ज्यादा लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस वक्त उसका गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका है। वो गुस्से में उठा और जैसे ही अपने पीछे मुड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है जिसने उसे मारने की जरूरत की है, लेकिन अपने सामने खड़ी अनन्या को देख वो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। उसके आगे इस वक्त सिर्फ अनन्या की वो बेखौफ बुरी आंखें दिख रही थी, जिसमें वो खुद को डूबने से रोक नहीं पा रहा था। वो आगे कुछ बोलता, लेकिन उससे पहले ही वहां टीचर्स आने शुरू हो गए, यहां तक कि खुद डीन भी आज चलकर आए थे, जबकि वो कभी यहां इस कॉलेज में देखे नहीं गए थे। चाहे कॉलेज के अंदर कितना भी बड़ा सिचुएशन क्यों ना क्रिएट हो जाए या फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन आज उन्हें यहां देख सभी स्टूडेंट्स हैरान थे। वही अरहम जो अनन्या में डूबा हुआ था, उसे नहीं पता था कि वो किसकी अमानत पर अपनी नजर डाल रहा है, जो यकीनन आगे जाकर उसकी कब्र ही खोदने वाली थी। खैर, डीन आकर सीधा अनन्या के सामने खड़े हो गए। उन्होंने रिस्पेक्ट से अनन्या को ग्रीट किया और उसे अपने साथ चलने को कहा। वही उनके सामने आने से अरहम अनन्या को देख नहीं पा रहा था, जिससे उसे अब और गुस्सा आने लगा था, लेकिन अनन्या ने उसे एक आखिरी बार पलटकर एक नजर देखा और निहारिका को लेकर सीधा के साथ उसके ऑफिस में जाने लगी। वो भी कंफ्यूज थी, आखिर डीन उसे लेने क्यों आए हैं, क्या उसके माना करने के बावजूद उसके पापा और भाई ने कोई घोटाला किया था। डियर रीडर्स, इस चैप्टर में एक मिस्टेक हो गया है। मैंने जैसे ही 1000 शब्द पूरे किए और उसे अपलोड करने गई, अचानक ही मेरी स्टोरी के 500 वर्ड्स गायब हो गए। इतने मेहनत से लिखा था यार, बहुत बुरा लगा। लेकिन खैर, उस वक्त मैं दोबारा लिखती, लेकिन 12 बजने ही वाला था और अगर मैं अपलोड नहीं करती 12 बजे से पहले तो मेरा स्ट्रिक टूट जाता, इसलिए मुझे इसे ही 2 बार कॉपी करके अपलोड करना पड़ा। आज रात को बड़ा चैप्टर आएगा। अब आगे विस्मय अधिबोधक चिन्ह। निहारिका चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी, उसके आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वही अरहम उसे अपनी लाल खूनी आंखों से देख रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने इस गंदे हाथ से मेरे हाथ को छूने की, अब इससे पहले तेरा ही खेल खत्म करता हूं। अरहम ये बोलते हुए उठा और वो पेन लेकर सीधा निहारिका की तरफ बढ़ने लगा। उसे अपने पास आता देख निहारिका का दिल डर से कांप उठा था। वो अपने आप को खिसकते हुए पीछे की तरफ जाने लगी, लेकिन एकदम से अरहम ने उसके बालों को पकड़कर ऊपर किया और जैसे ही उसके आंखों में वो पेन चुभाने वाला था, तभी किसी ने पीछे से उसे एक जोरदार मारा, जिस वजह से अरहम मुंह के बल दूसरी तरफ जमीन पर गिर पड़ा। वही पूरा कॉलेज डर से सुन्न खड़ा उस शख्स को देख रहा था जिसने अभी अरहम को लात मारी थी। कितनों का तो डर से हाथ पैर कांपने लगा था। तो वही अरहम को लात मारने के बाद अनन्या आराम से अपना हाथ खड़ी उसे मुंह के बल गिरा हुआ देख रही थी। वही अरहम के चेहरे पर पूरा मिट्टी लग चुका था, जिसे देख वहां खड़े स्टूडेंट्स को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो हंसे तो फंसे और उसके बाद उनका क्या हाल होगा इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो वही अरहम की आंखें पहले से ज्यादा लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस वक्त उसका गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका है। वो गुस्से में उठा और जैसे ही अपने पीछे मुड़ा, ये देखने के लिए कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है जिसने उसे मारने की जरूरत की है, लेकिन अपने सामने खड़ी अनन्या को देख वो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। उसके आगे इस वक्त सिर्फ अनन्या की वो बेखौफ बुरी आंखें दिख रही थी, जिसमें वो खुद को डूबने से रोक नहीं पा रहा था। वो आगे कुछ बोलता, लेकिन उससे पहले ही वहां टीचर्स आने शुरू हो गए, यहां तक कि खुद डीन भी आज चलकर आए थे।
जबकि वो कभी यहाँ इस कॉलेज में देखे नहीं गए थे, चाहे कॉलेज के अंदर कितना भी बड़ा सिचुएशन क्यों ना क्रिएट हो जाए या फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन आज उन्हें यहाँ देख सभी स्टूडेंट्स हैरान थे। वही अरहम जो अनन्या में डूबा हुआ था, उसे नहीं पता था कि वो किसकी अमानत पर अपनी नजर डाल रहा है, जो यकीनन आगे जाकर उसकी कब्र ही खोदने वाली थी। खैर, डीन आकर सीधा अनन्या के सामने खड़े हो गए। उन्होंने रिस्पेक्ट से अनन्या को ग्रीट किया और उसे अपने साथ चलने को कहा। वही उनके सामने आने से अरहम अनन्या को देख नहीं पा रहा था, जिससे उसे अब और गुस्सा आने लगा था। लेकिन अनन्या ने उसे एक आखिरी बार पलटकर एक नज़र देखा और निहारिका को लेकर सीधा के साथ उसके ऑफिस में जाने लगी। वो भी कंफ्यूज थी, आखिर डीन उसे लेने क्यों आए हैं। क्या उसके माना करने के बावजूद उसके पापा और भाई ने कोई घोटाला किया था? 20 अनन्या और रियांश अरहम का जुनून। अब आगे। अनन्या ये सोचते हुए डीन ऑफिस की तरफ चल पड़ी। उसके जाने के बाद अरहम वापस पहले की तरह हो गया। अब तक जो नरमी उसके चेहरे पर दिख रही थी, उसने एकदम से भयानक रूप ले लिया। वो क्राउड की तरफ मुड़ा और उन्हें अपनी जान से मार देने वाली नजरों से देखा, जिसे देख उन सभी की जान उनके हलक में अटक गई। वो सब तुरंत दुम दबाकर वहां से भाग गए। दूसरी तरफ डीन ऑफिस में अनन्या एक जैसे ही डीन ऑफिस के बाहर पहुंची, डीन ने सबको बाहर ही रोक दिया और सिर्फ अनन्या को अंदर जाने को कहा, जिसे सुनकर वो कंफ्यूज होकर डीन को देखने लगी। लेकिन ये क्या, डीन तुरंत वहां से धीरे से खिसक लिए और निहारिका भी गायब थी, जिसे देख अनन्या को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसने जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खोला, उससे एक अजीब सी जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। वो जैसे ही अंदर गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके सामने इस वक्त रियांश पैर पर चढ़ाए एटीट्यूड से चेयर पर बैठा उसे ही सिद्धत से ताड़ रहा था, जिसे देखकर अनन्या के चेहरे पर चील के भाव आ गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब आपने हमारा पीछा कॉलेज में भी नहीं छोड़ा? आखिर आप चाहते क्या हैं? अनन्या अपना नाक सिकुड़ते हुए रियांश को घूरकर चिढ़ते हुए बोली। वही उसकी बात सुनकर रियांश बिना कुछ बोले, बिना उससे अपनी नजरें हटाए अपनी जगह से उठा और अनन्या की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसे अपने करीब आता देख अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके ही काबू में ना हो। वही जैसे जैसे रियांश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, अनन्या भी अपने कदम पीछे लेती जा रही थी। अनन्या अपने कदम पीछे लेते लेते एकदम अपने पीछे पड़े टेबल से टकरा गई। अब उसके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक पल को तो उसने सोचा कि वो टेबल पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद जाए, और हमारी तेज अनन्या ने ऐसा सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि कर भी दिया। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि वो पीछे जाती, रियांश के मस्कुलर हाथ उसके कमर पर लिपट चुके थे। वो अब पूरी तरह उसके कब्जे में थी। बेचारी की सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसने अपने चेहरा ऊपर कर मासूमियत से रियांश को टुकुर टुकुर देखने लगी, ये सोचकर कि शायद रियांश उस पर तरस खाकर उसे आजाद कर देगा। लेकिन रियांश उसके इस चाल को अच्छी तरह समझता था। उसकी बाहों की पकड़ अब और मजबूत हो गई, जिसे महसूस कर अनन्या ने हार कर चुपचाप रियांश का चेहरा देखने लगी, जैसे इंतजार कर रही हो कि कब ये बंदा अपने मुखवाणी से सुंदर शब्द कह उसे जाने दे। अनन्या रायचंद उर्फ फ्यूचर मिसेज जिंदल, एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले, बनना आपको मेरा ही है और मुझे आपका किसी और के करीब जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जितना आप दूसरे लड़कों से दूर रहेंगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और एक बात ये मत समझिएगा कि आप यहाँ हैं, मुझे किसी चीज की खबर नहीं होगी। ये कॉलेज मेरा है, रियांश जिंदल का, और अब से तो मेरी नजरें बराबर इस कॉलेज पर बनी रहेगी। सो बी ए गुड गर्ल। उम्मीद है तुम मुझे दोबारा गुस्सा नहीं दिलाओगी। रियांश शुरुआत में काफी ठंडी आवाज में बोला और आखिरी में आते आते उसने अनन्या को अच्छी खासी धमकी भी दे डाली। तो वही अनन्या चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था दीवार पर सर मारने का कोई मतलब नहीं है। कुछ देर बाद रियांश और अनन्या एक साथ ऑफिस से बाहर निकले। अनन्या का चेहरा बिल्कुल लाल हो रखा था। रियांश के जाते ही अनन्या ने अजीब सा मुंह बना उसकी नकल करने लगी। सच में इस इंसान ने उसका जीना हराम कर रखा था। जहां वो जाती थी, ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस पर चढ़ जाता था। हूँ बड़े आए खडूस, जला हुआ कोयला, सड़ा हुआ आलू, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और की तरफ देखा तो मुझे बुरा इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं होगा। बड़े आए मुझे धमकी देने वाले, मैं तो देखूंगी, वो भी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखूंगी। हो, अनन्या बड़बड़ाते हुए अपनी क्लास की तरफ निकल गई। आज का दिन ऐसे ही बीत गया। इस बीच अनन्या अरहम नाम की बला को पूरी तरह भूल चुकी थी। तो वही दूसरी तरफ नाइट लाइफ काल्पनिक नाम के अंदर अरहम इस वक्त अपने हाथ में एक वोडका का ग्लास लिए सोफे पर बैठा हुआ था। उसके आसपास 2-3 लड़कियां और कुछ लड़के मौजूद थे, जो इस वक्त एक दूसरे से चिपके हुए कोई किस कर रहा था तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था।
उसी में से कुछ स्टेज पर जाकर डांस कर रहे थे, जो यकीनन नॉर्मल डांस तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बल्कि लड़कियों को गंदी तरह से छूने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी ये हरकत सामने वाले को पसंद आए या ना आए उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता था, वरना दूसरे दिन उनकी लाश ही यहाँ से बाहर जाती थी। अरहम जो सोफे पर बैठा हुआ बार बार अनन्या के बारे में सोचे जा रहा था, उसे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए थी। ये पहली बार था जब उसकी नज़र खुद किसी लड़की पर टिकी थी, वरना हमेशा ही लड़कियां उसके आसपास मंडराती रहती थी। उसे किसी के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं थी। जब लड़कियां खुद उसके आगे बिछने को तैयार थी, लेकिन शायद वो भूल गया था सभी एक जैसे नहीं होते हैं। खैर, उसने अपना निकाल अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे अनन्या का इन्फॉर्मेशन निकालने बोल फोन काट दिया। वो अपने में पकड़े अपने ग्लास को बार बार घुमाए जा रहा था। बेबी, बस कुछ दिन उसके बाद तुम्हें आना तो मेरे पास ही है, अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तुम्हें अपना बनाने के लिए ये अरहम चौहान किसी भी हद तक जा सकता है। नशे ये बातें बोलते हुए अरहम पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में पागलपन भरा हुआ था, जो यकीनन ना अनन्या के लिए अच्छा होने वाला था और ना उसके लिए। 21 सुमन और अनन्या का हट होना। अब आगे। अगले दिन की सुबह अभी शुरू ही हुआ था कि अनन्या जल्दी जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए जल्दबाजी में निकली थी। उसने आज भी नाश्ता नहीं किया था, जिस वजह से उसकी माँ को अब उसकी चिंता होने लगी थी। लेकिन इसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अनन्या अपने काम को लेकर बहुत पजेसिव है और ऐसे में वो उसे लेकर कोई लापरवाही नहीं करेगी। दूसरी तरफ आरजे इंडस्ट्रीज। अनन्या कैब से बाहर निकली और कंपनी के अंदर एंटर हुई और अपने केबिन में चली गई। तभी उसके सीईओ ऑफिस से उसके लिए बुलावा आ चुका था। खैर, अब बेचारी कर क्या सकती थी, वो अपनी जगह से उठी और बिना नॉक किए रियांश के केबिन में घुस गई। लेकिन अंदर जाते ही वो एक जगह जम सी गई थी। सामने का नजारा देख उसके कदम अपने आप पीछे होने लगे। अनन्या बिना वक्त गवाए सॉरी बोलकर केबिन से बाहर की तरफ निकल पड़ी। तो सामने का नजारा इस वक्त कुछ ऐसा था कि रियांश के नीचे सुमन दबी हुई थी। तो टोटल वहां का हाल कुछ यूं था कि अगर कोई भी उन्हें देखता तो गलत ही समझता। खैर, रियांश जिसे सुमन ने जानबूझकर अपने ऊपर गिराया था, इससे पहले कि रियांश खुद को संभालकर वहां से उठता, अचानक से अनन्या बिना नॉक किए अंदर आ गई और वो बिना वक्त गवाए वहां से चली भी गई। उसके जाते ही रियांश झटके से उठा और अपनी ठंडी आंखों से सुमन को देखने लगा। उसे देखकर सुमन की रूह तक कांप गई। केबिन का माहौल बहुत खतरनाक हो चुका था। एकदम से सुमन को वहां का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हुआ, वो कांप रही थी। तभी रियांश ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ ली। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, तुम मुझसे जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर अगली बार मेरे साथ ऐसा बेहुदा हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारे घरवालों को तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी, समझी। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकलो यहां से, गेट आउट। रियांश ने झटके से सुमन का गला छोड़ा और चिल्लाते हुए बोला, जिसे सुनकर सुमन एक बार और कांप गई। रियांश के छोड़ते ही नीचे बैठ गई थी। उसकी सांसें जैसे रुकने ही वाली थी। अगर रियांश कुछ देर और उसे दबाता तो इस केबिन से उसकी लाश ही निकलती। दूसरी तरफ टेरेस पर अनन्या टेरेस पर ही खड़ी नीचे आती जाती हुई गाड़ियों को देख रही थी। इस वक्त उसके सामने केबिन का नजारा घूम रहा था, जिसे वो जितना इग्नोर करने की कोशिश करती उतना ही वो उसके सामने किसी मूवी के रील की तरह चल रहा था, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर अनन्या ने एक घुसा दीवार पर दे मारा। उसके आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो रो रही थी, लेकिन क्यों? उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल में सुइयां चुभा रहा हो। अनन्या वही दीवार के सहारे बैठ गई और उस लम्हे को याद करने लगी जब उसने पहली बार रियांश को देखा था। उसका उससे यूं छेड़ना, उसके लिए पागलपन दिखाना, उस पर अपना हक जताना, बेशक ये सब अनन्या को पसंद नहीं आता था। उसे चिढ़ होती थी। लेकिन आज रियांश को किसी और साथ देखकर उसका दिल ना जाने क्यों बहुत दुख रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। खैर, दूसरी तरफ रियांश अनन्या को पूरे ऑफिस में ढूंढ चुका था, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। तब रियांश ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें उसे अनन्या टेरेस की तरफ जाती हुई दिखी। उसे वहां जाते देख रियांश का चेहरा काला पड़ गया। वो तुरंत अपने केबिन से बाहर निकला और टेरेस की तरफ चला गया। ऊपर अनन्या अब तक खड़ी हो चुकी थी। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी, अपने सामने अचानक रियांश को देख वो चौंक गई। रियांश जो उसे ही नोटिस कर रहा था। अनन्या के चेहरे को लाल देख उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो उसकी तरफ बढ़ा और बिल्कुल अनन्या के करीब चला गया। इस वक्त अनन्या रियांश और रेलिंग के बीच दबी हुई थी। उसने अपनी नजरें उठाकर रियांश को देखा और उसे जैसे ही ऑफिस का मंजर याद आया, उसने गुस्से में रियांश को खुद से दूर कर दिया।
रियांश जो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था वो अनन्या के धक्के से कुछ कदम पीछे चला गया। आपका सही है, एक तरफ मेरे पीछे पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ मेरी ही बहन के साथ आपका रोमांस चल रहा था। अगर पहले से ही आपकी प्रेमिका है तो मेरे पीछे पड़ने की क्या वजह है, या फिर ये सब करने के लिए आपकी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने कहा है। दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम मी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अनन्या ने गुस्से में रियांश को उंगली दिखाते हुए कहा। इस बीच उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, वो अपने जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए। वो कैसे भूल सकती थी सुमन को पागल है रियांश के लिए। उसने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि ये सब उसे फंसाने की एक साजिश भी हो सकती है। रियांश जो अब तक शांत खड़ा अनन्या की बातें सुन रहा था, जब उसने उसे शांत होते हुए देखा तो वो आगे बढ़कर एक बार फिर उसे अपने बाहों में जकड़ लिया, जिसे महसूस करते ही अनन्या उसके बाहों में छटपटाने लगी। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस वो रियांश के चट्टान जैसे शरीर को हिला तक नहीं पाए। जिस थक कर वो शांत होकर रियांश को घूरने लगी, जैसे अपनी आंखों के तपिश से ही उसे भस्म कर देगी। जान, अब अगर तुमने बोल लिया हो तो क्या मैं भी कुछ बोल लूं? अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। रियांश अनन्या पर अपनी पकड़ और तेज कर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अनन्या ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिसे रियांश ने पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखने लगा जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। जान, पहली बात तो ये कि तुम बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकती हो, और दूसरी बात ये कि तुम्हारी वो सो कॉल्ड बहन मेरे पीछे नहा धोकर पड़ी हुई है। एक ही घर में रहकर तुम्हें इतना भी नहीं पता। चू 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 सो बैड। जान, अगर यकीन ना हो तो मैं तुम्हें कैमरा की फोटोज भी दिखा सकता हूँ। रियांश अनन्या का मजाक उड़ाते हुए उसकी गालों पर पिंच करते हुए बोला, जिसे सुनकर अनन्या ने गुस्से में अपनी नाक सिकोड़ ली। अनन्या को पता था कि अब रियांश को एक मौका मिल चुका है इसका मजाक उड़ाने का, और ये मौका वो कभी नहीं जाने देगा। वो कैसे भी करके अब वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन रियांश उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। 22 नए किरदार काव्या और क्रिश। अब आगे। मुंबई सिटी हॉस्पिटल के अंदर बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान मौजूद थे। वो अपनी सुनी आंखों से ऊपर सीलिंग को घूरे जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके दिल में जीने की इच्छा ही ना बची हो। तभी कोई दरवाजा खोल उस वार्ड में एंटर हुआ। जब लड़के ने अपना चेहरा घुमाकर उस तरफ देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, जिसे देख सामने खड़े शख्स ने जैसे ही उसे खुद से यूं मुंह फेरते हुए देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। खैर, उस शख्स ने बेड पर लेटी लड़की को एक नज़र देखा और केबिन से बाहर निकल गया। उसे जाता देख उस लड़की की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने ऐसा का उम्मीद नहीं किया था। खैर, ये पहली बार नहीं था, हमेशा सब कुछ उसके सोच से उलट ही होता था। दूसरी तरफ वो लड़का जैसे ही वार्ड से बाहर निकला वो वहां से अपने केबिन में चला गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड में नंबर 5 पर आने वाला सबसे फेमस डॉक्टर क्रिश जिंदल था। रियांश जिंदल का छोटा भाई। हरकतें थोड़ी बहुत उसी से मिलती थी। चेहरे पर हमेशा सीरियसनेस लिया हुए, आंखों पर सिल्वर एस्पेक्ट्स और उस पर उसका अट्रैक्टिव चेहरा। क्रिश के पीछे भी लड़कियां पागल थी। उसका अटेंशन पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। खैर, क्रिश अपने केबिन में जाकर अपना काम करने लगा तो दूसरी तरफ वो लड़की अपनी सुनी आंखों से दरवाजे को देख रही थी, इस उम्मीद में कि शायद क्रिश उसे देखने के लिए आए, लेकिन उसके बाद से वो कभी भी उससे मिलने या उसका हालचाल जानने नहीं आया। ऐसे ही 4-5 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे क्रिश की एक झलक तक नहीं दिखी थी। खैर, आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी। उसे पता था शायद आज के दिन क्रिश उससे मिलने आए। वो यूं ही टहलते हुए एक केबिन के पास गुजरी, जिसके अंदर से 2 लोगों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। उस केबिन का दरवाजा हल्का खुला हुआ था। उसने जैसे ही उसके अंदर देखा, उसका दिल 1000 टुकड़ों में बट चुका था। उसके कदम लड़खड़ा गए। इस वक्त क्रिश उसके सामने अपने केबिन में एक लड़की के साथ हंसी मजाक कर रहा था। उसने उस लड़की को कमर से पकड़ रखा था। वो काफी खुश दिखाई दे रहा था उसके साथ। उसकी ये स्माइल उसने कभी नहीं देखी थी। काव्या मैम, आप यहाँ क्या कर रही है? ऐसे आपका ज्यादा देर तक खड़े होने ठीक नहीं है। आप अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। उस लड़की को वहां देख पीछे से एक नर्स ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, जिसे सुनकर वो लड़की काव्या धनराज उसने हल्की स्माइल लिए उस नर्स को देखा और लड़खड़ाते कदमों से अपने वार्ड में चली गई। शाम का वक्त था जब काव्या के डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी। तभी वहां क्रिश अपने पॉकेट में हाथ डाले आया। सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो ताकि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, मुझे और भी जरूरी काम है, क्रिश ने काव्या को देखते उसी सीरियस फेस के साथ कहा।
मिस्टर क्रिश जिंदल, आपको इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं खुद से घर जा सकती हूं, तो आप प्लीज जाकर अपना काम करिए, काव्या ने भी उसी टोन में बेरुखी से कहा। आज काव्या ने पहली बार उससे इस लहजे में बात की थी, जिसे सुनकर क्रिश का चेहरा काला पड़ गया था। वो हैरानी से काव्या को देख रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर काव्या उसे मना क्यों कर रही है। मिस धनराज, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको घर छोड़ने का, वो मैंने बस अंकल आंटी से वादा किया है आपको सही सलामत घर छोड़ने की। क्रिश काव्या को देख सरकास्टिक वे में बोला। वही उसकी बात सुनकर काव्या ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ एक धिक्कार भरी नजरों से देख बाहर की तरफ रुख कर लिया। मिस्टर क्रिश जिंदल, मैंने मेरे बॉडीगार्ड को बुला लिया है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे माँ बाप की, आज घर जाने के बाद मैं भी उनसे पूछूंगी कि आखिर वो अपनी बेटी को कैसे किसी के मत्थे मर सकते हैं। मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि खुद की रक्षा ना कर सकूं। आप भी मेरे लिए कोई अपने नहीं है तो गैर ही, तो उन्हें आखिर आप पर इतना भरोसा क्यों है। खैर, आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और अगर गलती से मिल भी गए तो अपनी बात याद रखिएगा, हम अजनबी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। वो क्या है ना, दुनिया बहुत छोटी है। काव्या जाने से पहले एक आखिरी शब्द बोलकर गई, जिसे सुनकर क्रिश अपनी जगह सुन्न खड़ा रह गया था। उसे कुछ बोलने को सूझा ही नहीं। काव्या अब तक वहां से जा चुकी थी, तो वही क्रिश जिसने कभी उम्मीद नहीं की थी काव्या से ऐसी बातों का। अचानक से उसका ऐसा लहजा देख वो अभी भी अपनी जगह जमा हुआ खड़ा था। दूसरी तरफ काव्या जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठी, उसने अब तक जो अपने जज्बातों को काबू कर रखा था, एकदम से उसके सब्र का बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी, उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। देखते ही देखते वो हॉस्पिटल उसके आंखों से ओझल हो गया। दूसरी तरफ टेरेस पर अनन्या अभी भी रियांश के बाहों में जकड़ी हुई थी, तो वही रियांश बिना पल के झपकाए उस पर अपनी इंटेंस नजरों को टिकाए देखे जा रहा था, जिस वजह से ना तो अनन्या उससे अपनी नजरें मिला पा रही थी और ना ही खुद पर उसकी नजरों के तपिश को बर्दाश्त कर पा रही थी। उसे खुद पर रोना आ रहा था, पता नहीं कहाँ फंस गई थी वो। वक्त के साथ साथ उसका चेहरा और लाल होता जा रहा था, उसकी बॉडी कांप रही थी, जिसे रियांश अच्छे से महसूस कर पा रहा था। अनन्या पर खुद का इतना असर होता देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी वो अनन्या में खोया ही हुआ था कि तभी उनके बीच की शांति को तोड़ते हुए रियांश का फोन बजा, जिसे सुनकर उसका ध्यान कुछ सेकंड के लिए ही भटका था, जिसका फायदा उठाकर अनन्या ने खुद को रियांश के पकड़ से छुड़ाया और वहां से भाग गई, जैसे उस इसी का इंतजार हो। वही अब रियांश अपने फोन को घूर रहा था, जिस पर ध्रुव का नाम शो हो रहा था। रियांश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसका बस चलता तो वो फोन में घुसकर ध्रुव को मारता। उसने गुस्से में फोन उठाया और हमेशा की तरह अपने ठंडे आवाज में हेलो बोला, जिसे सुनकर फोन के दूसरी तरफ मौजूद ध्रुव ने अपने फोन को खुद से दूर कर मुंह बिचकर लिया। हीलो तो ऐसे बोल रहा है जैसे आसान कर रहा हो, कमीना कहीं का, खुद तो अपनी वाली के साथ रोमांस कर रहा है और यहाँ मैं सिंगल मर रहा हूँ। ध्रुव फोन को दूर कर चिढ़ते हुए रियांश गलियां देते हुए बोला, सब सुन रहा हूँ मैं, लगता है तुम्हारा मन भर गया है। मुंबई से कहो तो अफ्रीका भेज दूँ, वहाँ एक से बढ़कर एक लड़कियां मिलेंगी तुम्हें। फोन की दूसरी तरफ से रियांश ध्रुव की बात सुनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तू भी ना हर बात को सीरियस ले लेता है। अच्छा वो सब छोड़, वो मिस्टर मेहता का अपॉइंटमेंट है तेरे साथ, मुझे नहीं पता वो तुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, तू देख लेना। ध्रुव के कानों में जैसे ही रियांश की बात गई, उसने जल्दी जल्दी बात को बदलते हुए अपनी बात कही और बिना दूसरी तरफ की बात सुने फोन काट दिया। 23 काव्या और क्रिश, ध्रुव और निहारिका का बहस करना। अब आगे। ध्रुव ने जल्दी से फोन काटा और गहरी सांस लेकर अपने दिल पर हाथ रख लिया, जैसे अभी अभी ना जाने किस आफत से बचा हो। खैर, रियांश उसके लिए किसी आफत की पुड़िया से कम थोड़ी था। ध्रुव अभी कोई फाइल देख रहा था, तभी उसके केबिन के दरवाजे पर नॉक हुआ। ध्रुव जैसे ही वो आवाज सुनी, उसने अपनी पोजीशन ठीक कर कमीन बोला। उससे परमिशन मिलते ही केबिन का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की केबिन के अंदर एंटर हुई। उसने ब्लैक अनारकली सूट पहना हुआ था, जो पूरी तरह प्लेन था, साथ में दुपट्टा जिस पर भर भर कर चिकन करी की कढ़ाई की गई थी। चेहरे पर जीरो मेकअप, उस लुक में वो बेहद कातिल लग रही थी। ध्रुव की तो नजरें ही जम गई थी उसके ऊपर, जैसे उसने जिंदगी में पहली बार लड़की देखा हो, तो वही वो लड़की इसके लगातार घूरने से काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसने धीरे से अपना साफ किया, जिसे सुनने के बाद जाकर ध्रुव अपने ख्यालों से बाहर आया, वरना वो तो अब तक उसके साथ शादी कर बच्चे कच्चे कर चुका था। अपनी ऐसी सोच पर बेचारा ध्रुव ही परेशान हो गया। ये बॉस दिमाग से हिले डुले हुए हैं क्या? जब से आई हूं तब से ये पागलपंती ही किए जा रहे हैं।
कहीं इनका दिमागी संतुलन खराब तो नहीं है। अनु ने बताया था ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, कब क्या कर दे उनका कोई ठीक नहीं रहता। वो लड़की निहारिका खुद में बड़बड़ाते हुए बोली। हालांकि उसे लग रहा था कि उसने धीरे बोला है, लेकिन असल में उसने इतना तेज बोला था जिसकी आवाज ध्रुव आराम सुन सकता था। उसकी बात सुनने के बाद ध्रुव अपने बांधे उसे गुस्से से घूरने लगा। तुम्हें मैं पागल और दिमाग से हिला हुआ इंसान लगता हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम कैसे इतने हैंडसम आदमी को मेंटल बोल सकती हो? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम ही दिमाग से हिली हुई हो। ध्रुव चिढ़कर बोला। वही उसकी बात सुनकर और उससे खुद को यूं मेंटल बोलता देख निहारिका का दिमाग खराब हो गया। वो हीलो सरमैन नहीं थी जो ऑफिस में घुसते ही आपको घूरने लगी थी। अब अगर ऐसे बिना कुछ बोले किसी को घूरेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको पागल ही समझेगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? निहारिका भी कहाँ कम थी, वो भी लगभग ध्रुव पर बरसते हुए बोली। उसकी बात सुनकर ध्रुव सकपका गया। सही तो कह रही थी। उसके अंदर आते ही वो बिना कुछ बोले सीधा उसे घूरने लगा था। खैर, लेकिन हमारे ध्रुव बाबू अपनी गलती मान लेंगे तो उनका स्टेटस छोटा नहीं हो जाएगा। कुछ देर बाद ध्रुव ने निहारिका के आगे एक पूरा का पूरा पेंडिंग पड़े हुए फाइल्स का पहाड़ रख दिया। अब क्योंकि निहारिका उसकी ऐसे पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन हुई थी। उन फाइल्स को देख ध्रुव ने शैतानी स्माइल कर निहारिका को देखा। मिस निहारिका गोयनका, मुझे ये सारी फाइल्स आज ही कंप्लीट चाहिए, वो भी शाम होने से पहले। ना आप जा सकती है? ध्रुव ने अपने चेहरे पर एटीट्यूड से भरी मुस्कान लिए निहारिका को देखकर बोला, जैसे ना जाने उसने कितनी बड़ी सजा दे दी हो। उसे देखकर निहारिका ने इग्नोर कर दिया और सभी फाइल्स को उठाकर अपने केबिन में चली गई। दूसरी तरफ काव्या ने आज ही पूरी तरह रिकवरी लेते ही हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। ये वही हॉस्पिटल था जिसमें कृष भी काम करता था। काव्या इस वक्त वो लम्हे याद आ रहे थे जब वो अपना ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने जेब में रखकर कृष के आगे पीछे घुमा करती थी और बदले में कृष हमेशा उसे धुतकार दिया करता था। उसे गुस्सा आ रहा था ये सब सोचकर वो कैसे किसी इंसान के पीछे इतना पागल हो गई कि उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पर लगा दी। और इसके बदले उसे क्या मिला? बेरुखी सिवाय इसके कुछ नहीं। कृष हमेशा से डॉक्टर मानसी को अपना ज्यादातर अटेंशन देता था। उसने उस वक्त क्यों नहीं ये महसूस किया कि ये अटेंशन नॉर्मल नहीं है? उसे क्यों हमेशा ये लगता था कि कृष उससे प्यार करता है, जबकि वो तो उसे सिर्फ एक बोझ समझता था जिसे वो उसके माँ बाप के चलते झेल रहा था। काव्या के दिमाग में इस वक्त यही सब चल रहा था। वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे भी पता था कि ये सब इतना आसान नहीं है, वो भी तक जब कृष उसके सामने ही हो। लेकिन अब तक तो वो अपने इमोशंस अच्छे से कंट्रोल करना सीख गई थी, लेकिन अंदर उसे कितना दर्द होता था इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। किसी ने सच ही कहा है, फर्स्ट लव ऑलवेज रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड पेनफुल, बट इट्स फर्स्ट फीलिंग इज वेरी ब्यूटिफुल विच वी कैन नॉट फॉरगेट इवन इफ वी वांट टू। लेकिन क्या सच में काव्या के साथ भी ऐसा ही होने वाला था? उसे तो यही लगता था, क्योंकि कृष्ण ने उसे हमेशा नजरअंदाज ही किया है। कभी उसे एक बोझ से बढ़कर कुछ समझा ही नहीं। खैर, काव्या ने अपना सर झटका और रेडी हो व्हाइट कोट उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल काव्या अभी रास्ते में ही थी, तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आया था जिसमें हॉस्पिटल की नर्स काफी घबराते हुए वहां की सिचुएशन बताई। उसकी बात सुनने के बाद काव्या जल्दबाजी में हॉस्पिटल आई थी। हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते ही उसने जल्दी जल्दी खुद को ऑपरेशन थिएटर के लिए रेडी किया और अंदर एंटर हुई। अंदर पहले से ही कृष और मानसी मौजूद सिचुएशन को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। काव्या ने जैसे ही अंदर के हालात देखे वो तुरंत एक्शन में आई। वैसे मुझे डॉक्टरी के बारे नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ उसके बारे में नहीं लिख पाऊंगी। हे काव्या ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो जल्दी जल्दी सिचुएशन हैंडल कर उसे काबू में करने लगी। उसने नस कुछ दवाएं पेशेंट के इस सेलाइन बॉटल के अंदर उन्हें इंजेक्ट करने को बोला। लगभग 3 घंटे के स्ट्रगल के बाद काव्या ने सिचुएशन हैंडल कर ही लिया। अब वो पेशेंट भी खतरे से बाहर था। कुछ देर बाद काव्या ओटी से बाहर निकल वॉशरूम में चली है। उसने खुद को साफ किया और अपना कोट पहन केबिन की तरफ जाने लगी। चलते वक्त उसका सामने ना होकर अपने फोन पर था, जिस वजह से वो सामने से शख्स को देख नहीं पाए और उन दोनों की एक जोरदार टक्कर हुई और दोनों ही एक तेज बैंग के आवाज के साथ नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। वो लड़का जिसने तुरंत उठते हुए काव्या को उठाया, क्योंकि एक तो वो अभी अभी रिकवर हुई थी और दूसरा 3 घंटे का ऑपरेशन, जिस वजह से उसे हल्की हल्की वीकनेस हो रही थी। गिरने की वजह से उसके कमर में तेज चोट लगी थी। वो लड़का जो नया इंटर्न था उसने जल्दी जल्दी काव्या से माफी मांगना शुरू कर दिया। वो बहुत डर गया था, जिसे काव्या साफ देख सकती थी। उसने कुछ नहीं कहा और इट्स ऑफ बोल वहां से आगे बढ़ गई। तो वही वो लड़का मंत्रमुग्ध हो गया था काव्या को देखकर।
लेकिन कोई था जो उसे अपनी लाल आंखों से गुस्से में देख रहा था, जैसे उसे बस एक मौके की तलाश हो और वो यही उसका खेल खत्म कर देगा। रात का वक्त, काफी दिनों के बाद आज अनन्या और निहारिका ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। वो दोनों ऊब गई थी रोज रोज के काम और कॉलेज से वो थोड़ा ब्रेक चाहती थी। उन्हें अपना दिमाग फ्रेश करना था। वो दोनों ही तैयार हुई और मूनलाइट क्लब काल्पनिक नाम के लिए निकल गई। इस वक्त अनन्या ने ब्लैक ग्लिटरी मिनी फ्रॉक पहना हुआ था जिसके बाजू उसके कंधे पर दोनों साइड फंसे हुए थे। हाई हील्स, उस पर उसके खुले बाल जिसे उसने बीच बांधकर दोनों तरफ से पफ किया हुआ था, उसके कुछ बाल उसने गालों को चूम रहे थे। निहारिका ने बॉटल ग्रीन एलाइन ड्रेस पहना हुआ था, उसके भी सेम हेयर स्टाइल थे। हाई हील्स और नो मेकअप लुक में दोनों कहर ढा रही थीं। 24 मूनलाइट क्लब निहारिका का गायब होना। अब आगे मूनलाइट क्लब। अनन्या और निहारिका क्लब पहुंचकर अंदर चली गई। अनन्या ने पहले से ही अंदर अपने और निहारिका के लिए प्राइवेट कमरा बुक कर लिया था। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसे पता था अक्सर क्लब में भूखे भेड़िए ताक लगाए बैठे रहते हैं नोचने के लिए। बस एक मौका और एक कमजोर शिकार, फिर उसका नामो निशान मिट जाता है। खैर, अंदर जाते ही अनन्या ने बार काउंटर पर अपने और निहारिका के लिए कुछ ड्रिंक ऑर्डर किए। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर भी आ गया, जिसे लेकर दोनों अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में निहारिका, जो काफी गुस्से में ध्रुव के बारे में अनन्या को बता रही थी, उसकी बात सुनकर अनन्या को ध्रुव के ऊपर तरस आ रहा था। बेचारे ने कैसे इंसान से पंगा ले लिया। खैर, उन दोनों को बातें करते हुए काफी वक्त हो गया था, तभी अनन्या को वॉशरूम जाना पड़ा। वो कमरे से बाहर निकल वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इस वक्त कमरे में सिर्फ निहारिका मौजूद थी। दूसरी तरफ एक सुनसान इलाका जहां गैरकानूनी जैसे सभी कामों को अंजाम दिया जाता था। वहां इस वक्त दर्जनों ट्रक एक लाइन में खड़े हुए थे, जिसके अंदर ड्रग्स, कोकीन जैसी खतरनाक चीजें भरी हुई थी, जिसे वो यहां से इंपोर्ट कर बाहर के देशों में भेजने वाले थे। वहां उन ट्रक्स के साथ 5 लोग खड़े थे। उसी में 2 ट्रक्स ऐसे भी जिसके अंदर मासूम जानों को कैद किया गया था। ना उम्र ना उम्रदराज देखना सीधा उठाकर उनके शरीर का सौदा करने के लिए उन्हें बाहर लेकर जाने वाले थे। ये दरिंदे, इन्हें जानवर कहना भी जानवरों की तौहीन होगी, क्योंकि अब वो मासूम जानवर भी कहाँ महफूज हैं, उन्हें भी अब अपनी इज्जत गंवानी पड़ रही है। ना लड़का ना लड़की ना जानवर, कोई महफूज नहीं, जो मिले उन्हें उठा लिया गया। आखिर उन्हें अपनी हवस मिटानी है, फिर क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कैसे भी हो। ये एरिया वो एरिया था जहां रात तो रात, दिन के वक्त भी ऐसे ही काम होते थे। लेकिन कोई नहीं था जो इसे रोक सके। रोकेगा भी कौन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। यहाँ पुलिस, पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल थे। खैर, सब कुछ अच्छे से देखकर उन्हें बंद करने के बाद वो 5 आदमी आगे बढ़ वहां बने एक छोटे से कॉटेज में चले गए, जहां उनकी तरह और भी लोग मौजूद थे। काके, हमने बाहर का काम देख लिया है जैसा तूने कहा था। अब आगे क्या करना है तू देख लेना। उनमें से एक लड़के ने, जिसकी उम्र यही कोई 25 साल थी, उसने कठोर आवाज में कहा। वो दिखने में बाकी चारों का बॉस लग रहा था। चल ठीक है किंतन, तू है, मेरे को बाहर की चिंता नहीं होती है। अब तू जा ऐश कर, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा अब, और अपने साथ अपनी पलटन को भी ले जा। उस लड़के जिसका नाम किंतन था, उसकी बात सुनकर काके ने भद्दी हंसी हंसते हुए कहा, जिसे सुनकर किंतन वैसे ही कठोर चेहरा लिए वहां बाहर निकल गया, जिसके साथ उसकी पलटन भी उसके पीछे हो ली। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो ये सब काम करके जरा भी खुश है। वो 5 वहां से निकलकर अंधेरे में कहां गायब हो गए, किसी पता ही नहीं चला। कॉटेज के अंदर, ए भीमा, रात गहरी हो गई है रे, कोई नाजुक मुर्गी ला, बहुत भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे को जल्दी कर बे। काके ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपने चेहरे पर एक गंदा सा एक्सप्रेशन लिए हुए कहा। उसकी बात सुनकर भीमा समझ गया था कि वो किस मुर्गी की बात कर रहा है। वो वहां से निकल बाहर गया और बाहर खड़े ट्रक्स में से एक ट्रक का दरवाजा खोल एक लड़की के बालों को पकड़ते हुए बेरहमी से उसे बाहर निकाल घसीटते हुए कॉटेज के अंदर लेकर चला गया, जहां काके बैठा अपने दाढ़ी को सहलाते हुए उस लड़की को हवस भरी निगाहों से देखने लगा। उसकी नजरों को खुद पर यूं पाकर वो लड़की कांप गई। वो बिलख बिलख कर रो पड़ी। उसे पता चल गया था अब उसके साथ क्या होने वाला था। उसने खुद को आजाद कराने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर भीमा ने उसके गालों पर लगातार 4-5 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे वो लड़की, जो पहले से ही अधमरी हालत में थी, वो नीचे गिर पड़ी। जिसके बाद भीमा उसको वैसे ही घसीटते हुए एक कमरे में लेकर गया और बिस्तर पर फेंक दिया। वो लड़की वहां से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी कि
अपने आप को हिला भी सके। भीमा के कमरे से बाहर निकलते ही कुछ देर बाद ही काके कमरे में आया, जिसके बाद लगातार उस कमरे से दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीखें गूंजती रही, जिसे सुनने वाले तो बहुत थे, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। घंटों तक उस कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजती रही, और एकदम से वो आवाज बिल्कुल शांत हो गई, जिसके बाद काके कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर खरोचों के निशान थे, जिसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि उस लड़की अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अफसोस वो उस राक्षस के सामने हार चुकी थी। मूनलाइट क्लब। अनन्या जब वॉशरूम से वापस कमरे में लौटी तो निहारिका वहां मौजूद ही नहीं थी, जिसे देख वो परेशान हो गई, क्योंकि निहारिका बिना उससे बताए कहीं नहीं जाया करती थी। चाहे कहीं भी जाना हो, वो एक बार अनन्या को जरूर बताया करती थी, लेकिन अभी उसे कमरे में ना देख अनन्या को लगा हो सकता है वो बार काउंटर पर ड्रिंक लाने गई हो, क्योंकि वहां की सभी बॉटल्स खाली हो चुकी थीं। लेकिन उसे अच्छे से याद था कि जब वो गई थी तब वहां शैंपेन की एक बोतल पूरी भरी हुई थी। क्या निहारिका उससे अकेले गटक गई? खैर, अनन्या अब अपने सोच पर ब्रेक लगाया और नीचे काउंटर पर गई। उसने वहां निहारिका के बारे में पूछा, लेकिन वेटर्स ने साफ साफ मना कर दिया कि निहारिका यहां आई ही नहीं थी, जिसे सुनने के बाद अनन्या के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आए। उसने तुरंत बार मैनेजर को बुलाया और सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा, जिसे सुनते ही उस मैनेजर ने साफ साफ इनकार कर दिया। अनन्या, जिसका दिमाग पहले ही सटका हुआ था निहारिका के अचानक गायब होने से, उस मैनेजर की बात सुनकर उसका दिमाग और खराब हो गया। उसने गुस्से में उस मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया और एक के बाद एक उसके चेहरे पर मुक्कें बरसाने लगी, जिसे देख वहां बुरी तरह भसड़ मच गया था। लोग डरकर वहां से भागने लगे। वहीं अब तक अनन्या ने उस मैनेजर का चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया था। अब तक उसका भाई और उसके पापा भी वहां आ गए थे, जिसे उनमें से ही एक वेटर ने फोन कर बुलाया था। अनन्या को ऐसे मारपीट करता देख जल्दी से आगे बढ़कर अनन्या के भाई मिहिर ने उसे संभाला और उसे लेकर बाहर आ गए। क्या हो गया चूहिया, तू अंदर इतने बुरी तरीके से उस वेटर को क्यों मार रही थी? तुझे पता भी है ये कितना बड़ा भसड़ मचाया है तूने? मिहिर ने अनन्या को डांटते हुए गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर अनन्या अपने गर्दन को बहुत अजीब तरह से सहलाने लगी, जैसे अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही हो। उसे ऐसे देख मिस्टर रायचंद को कुछ अजीब लगा। उन्होंने आगे बढ़ शांति से अनन्या को पूरी बात बताने को कहा। खैर, अनन्या के पास बिल्कुल वक्त नहीं था यहाँ खड़े हो बहस करने के लिए। उसने जल्दी से शॉर्टकट में मिस्टर रायचंद को पूरी बात बताई और वहां से कार लेकर बाहर निकल गई। उसका दिमाग बुरी तरह खराब हो गया था। उसे पछतावा हो रहा था वो गई ही क्यों वॉशरूम में। आखिर उसके जाने के बाद क्या हुआ था, उस कमरे में वो कैसे पता लगाए? ये सब सोच सोचकर अनन्या का सर चकराने लगा था। उसका मन बुरी तरह घबरा रहा था, कहीं निहारिका के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो कैसे पता करे उसके बारे में? अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, रियांश जिंदल। वो अपनी दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सोचकर उसने अपनी गाड़ी जिंदल पैलेस की तरफ बढ़ा दी। टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।